बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज IMF डील के हवाले से कुछ कहा। क्या कहा, सबसे पहले आपको सुनाते हैं। जो माशी एक अदम इस्तेहकाम मौजूद था वो किसी हद तक कंट्रोल में हुआ, लेकिन महंगाई अपने अरूज पे है, किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वो जो IMF के साथ एक मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं की गई थी और उसको बुरी तरह उसकी धज्जियां बखेरी गई थी। तो IMF ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। तो ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि IMF के साथ जो मुआहदा हमने किया है, जिन शराइत पर हमें 1 अरब 17 करोड़ डॉलर के करीब रकम अभी मिली है, जिससे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। अल्लाह का शुक्र है कि हम डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में नहीं गए जैसे कि श्रीलंका में थी और मामलात ख़राब नहीं हुए। तो वो कहते हैं कि ये हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई गई हैं, IMF ने खिंचवाई, और उसके बाद हमें ये पैसे मिले ताकि हम डिफ़ॉल्ट से बच सकें। तो ये बहुत काबिल तशवीश है। क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। मज़ीद वो क्या कह रहे हैं ये भी सुने। हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। कायदे आज़म ने इसलिए तो इतनी बड़ी तारीख नहीं चलाई थी। तो कायदे आज़म का हवाला दे रहे थे कि कायदे आज़म ने क्या इसीलिए मुल्क बनाया था? बिल्कुल इसलिए तो ये मुल्क बना ही नहीं था। ये मुल्क तो इसलिए बना था कि मुसलमानान हिंद आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारें और ख़ुद मुख्तारी से गुजारें और फ़ख्र के साथ गुजारें और सर ऊंचा करके गुजारें। लेकिन उसके बाद जो हालात बने, हमें अंग्रेज़ से आज़ादी तो मिल गई, हमें ग़ुलाम हिंदुस्तान से एक आज़ाद पाकिस्तान में तो तब्दील हो गए, लेकिन उसके बावजूद जो सरमायादाराना निज़ाम है या साम्राज्य का जो सिस्टम था, उसकी ग़ुलामी से हम निकल नहीं सके आज तक। और कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब इसी तरह बात कर रहे थे, इसी तरह के जी हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये भी ज़रा सुन। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये जो अप्रोच है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की, मियाँ शहबाज साहब की, मुझे एक पाकिस्तानी की हैसियत से इससे प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम है, मतलब कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का एक फ़र्द हूँ, और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल दिया। वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो बात कर रहे थे, मुल्क बनाया था, वो एक विजन के साथ बनाया था कि उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप करेगा ये मुल्क, जो है उनको लीड करेगा आगे जाके। वो विजन तो पता नहीं कहाँ रह गया। लेकिन अगर मैं इस मुल्क के हवाले से बात करूँ तो मुझे ये लगता है कि इस मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं। हमारे पास 4 मौसम हैं, हमारे पास ज़रखेज़ ज़मीन है, वी आर एन एग्रीकल्चरल इकॉनमी, हमारे पास सहरा हैं, हमारे पास समंदर हैं, हमारे पास गैस के ज़खायर हैं ज़ेर ज़मीन, हमारे पास कोयले के ज़खायर हैं ज़ेर ज़मीन, हमारे पास दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है, हमारे पास ज़ेर ज़मीन मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्यों ये अप्रोच है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, जो कि वो कह रहे हैं कि मैं दोस्त मुल्कों में जाता हूँ तो उनको इंप्रेशन ये होता है ये मांगने आ गया, लेकिन मजबूरी है, उसके बावजूद मुझे जाना पड़ता है। हमारे पास रेकोर्डिक में सोने और तांबे के ज़खायर हैं, हमारे पास अब CPEC है जिस पे अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत बेहतर हो सकती है सिचुएशन। 1 बेल्ट 1 रोड का जो मंसूबा है चाइना का पूरी दुनिया के हवाले से, उसकी एक छोटी सी ब्रांच है CPEC, और वो अगर हो जाता है तो जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर खुलेगा, राहदारी और जितने मुल्कों के साथ पाकिस्तान के थ्रू तजारत हो सकती है, उससे मौशी तौर पे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। हमारे पास 6ठी बड़ी फौज है, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास 60% से कम लोग वो हैं जो कि यूथ हैं। वी
produce one of the best doctors and engineers in the world, one of the best experts in the world. आप यूएई में जाकर देखें, आप अमेरिका में जाके देखें, आप बर्तानिया में जाके देखें, पाकिस्तानी डॉक्टर्स बड़ी अच्छी तनख्वाहों पे वहां पे काम कर रहे हैं, अपने जहाज रखे हैं, अपने हेलीकॉप्टर्स रखे हुए। यहां पे जो हालत है वो आपके सामने। तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे पास इतना सब कुछ है, एंड वी आर अ गिफ्टेड कंट्री, एंड दिस कंट्री वाज गिफ्टेड टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुल्क मिला था हमें। तो ये सब कुछ होने के बावजूद फिर क्यों ये हालत है हमारी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये कहना पड़ता है कि मजबूरी है, हाथ फैलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। IMF कहता है कि नाक से लकीरें खींचो तो खींचनी पड़ेंगी। क्यों ये प्रॉब्लम है हमारे साथ? क्यों हम अपने आप पे रिलाय नहीं कर सकते? क्यों हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते? क्यों हम लीड नहीं कर सकते? क्यों हमारी किस्मत में तरक्की नहीं है? 1945 में चाइना ने आगाज किया है, रेवोल्यूशन के बाद आज वो दुनिया की सुपर पावर बन के बैठा है, अमेरिका से आगे निकल गया। हर चीज को आप देखें, आप अमेरिका में जाके किसी बड़े स्टोर में घुसे और देखें मेड इन चाइना लिखा होता है। जर्मनी तबाह हो गया, जापान तबाह हो गया दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में, बर्तानिया तबाह हो गया, लेकिन उसके बावजूद आज किधर खड़े? बहुत आगे। लेकिन हम क्यों आज भी उसी हालत में है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मजबूरी है, मांगना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, हाथ फैलाना पड़ेगा। कशकोल आज भी हमारे हाथ। मैं 90s की दहाई में जब तालिब इल्म की हैसियत से तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था, तब भी मैं लोगों को सुनता था, मुकर्रर आते थे और कहते थे हमारे हाथ में कशकोल है, और वो कशकोल आज भी है। 2022 में बैठा हूं। व्हाट हैज चेंज्ड इन दिस कंट्री? नथिंग, बल्कि चीजें ज्यादा वर्स है। तो ऐसा क्यों है? और ये किस एक रीजन तो मेरी समझ में आता है, जो कहा जाता है जी के सिस्टम नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, डेडिकेशन नहीं है, लॉयल्टी टू द स्टेट नहीं है। और इसी वजह से इस मुल्क की रिफ्लेक्शन आपको निशार में नजर आती है कि शाह बिकते हैं, फकीर बिकते हैं, यहाँ सगीरो कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं, इस शहर में जमीर बिकते हैं, तहजीब बिकती है, फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहां ईमान बिकते हैं। तो ये तो सूरत हाल है। कौन सिंसियर है इस मुल्क के साथ? किसकी तरफ देखें, कहां पर जाए? मतलब कि हम जो कर सकते हैं भाई हम करते हैं, टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उस टैक्स के बाद आज मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, वो मुझे कहता है मैं साल का 60-70 लाख रुपया टैक्स देता हूं, लेकिन मुझे क्या फायदा मिलता है? कौन से सरकारी अस्पताल में मेयारी इलाज मुयस्सर है मेरे बूढ़े माँ बाप को? कौन से सरकारी स्कूल में बेहतरीन तालीम मुयस्सर है मेरे बच्चों को? सरकारी इदारे हैं, चाहे वो FBR है या कोई और इदारा है, अक्सर उनके लोग आते हैं और आके हरासा करते हैं और फिर रिश्वत देनी पड़ती है, मुंह बंद करना पड़ता है उन लोग। तो ये सिस्टम है इस मुल्क का। ये कब चेंज होगा? ये कैसे चेंज होगा? ये किन लोगों ने चेंज करना है? जिन्होंने चेंज करना है, क्या हम रोजाना उन्हीं की बात कर रहे होते? जब मैं बात करता हूं PDM की, जब मैं बात करता हूं PTI की, इमरान खान साहब की, तो यही वो लोग हैं जो इसको बदलेंगे और इस मुल्क की तकदीर को बदलेंगे और हमारी तकदीरों को बदलेंगे। या फिर सब अपने इक्तदार के लिए काम कर रहे हैं, सब अपने इक्तदार के लिए सियासत कर रहे हैं। सबसे पहले स्टोरी से आगाज करेंगे और उसके बाद फिर इमरान खान साहब से आज JIT ने सवाल पूछे हैं। एक बड़े दहशतगर्द से आज JIT जो बैठी थी उसने सवाल पूछे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा बनाने के बाद इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम को रुस्वा कर रहे हैं पूरी दुनिया की नजर में, इमरान खान से तफ्तीश करके कि जी ये दहशतगर्दी का मुकदमा हमने इमरान खान पे दे दिया, वो दहशतगर्द है। आप उससे 100 इख्तलाफ करें, आप कहें कि ही इज अ बैड एडमिनिस्ट्रेटर, आप कहें कि 3.5 साल की हुकूमत में वो नाकाम हुआ है, आप कहें कि इमरान खान जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट कम्पीट विद हिम इन द पॉलिटिकल अरीना, आपने दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। आपने इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम को एक्सपोज किया। आपने ये बताया है कि इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम में, लीगल सिस्टम में अगर कोई तगड़ा है तो वो फिर दूसरे के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा भी दे सकता है, चाहे वो दूसरा इमरान खान ही क्यों नहीं है, जिसका इंटरनेशनल स्टैचर है। पूरी दुनिया हंसेगी जब कहता है इमरान खान के हंसेगी, तो हंस रहे हैं लोग, यकीन करें हंस रहे हैं लोग हंस रहे हैं कि ये लीगल सिस्टम है, ये लीगल सिस्टम है कि इमरान खान को दहशतगर्द बना के आप उससे तफ्तीश कर रहे हैं। अजीब बात है। जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसको इंसाफ मिलता नहीं इस मुल्क में। जिसकी जमीन पर कब्जा है वो रो रहा है, पिट रहा है। रोजाना मैं देखता हूं अपनी आंखों के सामने सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। जिसका बच्चा मर गया है, जिसकी बेटी के साथ रेप है, छोटी बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, इंसाफ दहाइयों तक नहीं मिलता, तारीख मिलती है, नस्ल बदल जाती है, फिर इंसाफ नहीं मिलता।
और यहां पर इंसाफ हो रहा है कि इमरान खान पे दहशतगर्दी का मुकदमा देकर तफ्तीश करनी है। क्या बरामद करेंगे? खुदकश जैकेट बरामद करेंगे, दस्ती बम बरामद करेंगे, रॉकेट लॉन्चर बरामद करेंगे, क्लैशिंकोव बरामद करेंगे? क्या तफ्तीश करेंगे? आप सिर्फ इस मुल्क के लीगल सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। आप सिर्फ यह बता रहे हैं कि इस मुल्क में लीगल सिस्टम मेरिट्स पर नहीं चलता। इस मुल्क में लीगल सिस्टम जो है उसकी मौकरी बनी हुई है, जिसका भी बस चलता है वो फिर आपको रगड़ा देता है। ये आप साबित कर रहे हैं और आप एक बहुत बड़े लेवल पे ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं। ये कोई छोटे मोटे लेवल की बात नहीं हो रही, ये एसएचओ की बात नहीं हो रही, या किसी बशीर या किसी नजीर के साथ जो एक मोहल्ले का रिहायशी आम पाकिस्तानी है उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा नहीं हुआ। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, आई अंडरस्टैंड दैट। कोई मुझे ये ना कहे कि इमरान खान कानून से बालातर आप समझते हैं, मैं बिल्कुल नहीं समझता। लेकिन कानून से बालातर तो इमरान खान नहीं है, लेकिन आप वही करें ना जो कानून के मुताबिक होना चाहिए। कानून आपके घर की लौंडी भी नहीं है, कानून आपकी दस्तरस में है, तो इसका मतलब है आप जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करें। दूसरा, इस पे बात करेंगे मजीद कुछ चीजें। मैं चाहता था कि एक डिफरेंट शो करूं और वी टॉक विद द पॉलिटिशियंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वही सवाल पूछते, वही जवाब आते हैं, वही दलाइल हैं, वही सवाल हैं, वही दहाइयां हैं, वही चीखो पुकार है, वही आओ बका। कुछ बदल नहीं रहा। कैसे बदलेगा? आई रियली वॉन्ट टू नो कैसे बदलेगा। आज समा टीवी पे मुझे 3 साल हो गए शो करते हुए, छोटा अरसा है, लेकिन वही इश्यूज हैं। मैं अपने आप को देखूं, जब मैं 20s पे था जो इश्यूज थे, आज मैं 41 का हूं, वही इश्यूज हैं, वही इश्यूज हैं। मैं पिछली दफा मेरे शो में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आए हुए थे, बड़ा एहतराम है मुझे उनका। ही इज वन ऑफ द पीपल जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। उन्होंने आके स्टेटमेंट बोला कि जो हालात हैं और अगर इसी तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी रही तो 2075 तक पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। एंड दैट स्टेटमेंट स्ट्रक माई माइंड कि 2075 में जो आज हमारा बच्चा पैदा हो रहा है वो 50-55 साल का होगा। हम क्या करें? हम उसको कैसा मुल्क दे रहे हैं? हम तो जो चलो जो डिजर्व नहीं करते थे हमारे साथ वो हो गया, हमारे बच्चे ये डिजर्व करते हैं। इसमें से कैसे निकलना है? डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और किसी भी माशरे में, किसी भी सोसाइटी में जो पल्स पर जिनका हाथ होता है ना, माशरे की नब्ज पर, वो दानिश्वर होता है, वो सहाफ़ी होता है। तो एक ऐसा दानिश्वर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब अक्सर मेरे शोज़ में होते हैं, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, जो अवामी बात करते हैं, उनको भी मैंने इन्वाइट किया। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि इकॉनमी पे तफसील से डॉक्टर साहब के पास जाऊँगा, लेकिन पहले भट्टी साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि सबसे पहले आप अपना थोड़ा तज्जिया मुझे दें कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब कहते हैं कि मांगना नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, इस वजह से जाता हूँ हम साया मुल्कों में और हमारी शक्लें देख के उन्हें पता लग जाता है कि ये मांगने के लिए आए हैं। यार क्यों हमारी शक्लें देख के पता लग? हम मांगते नहीं है हम मांगते और ना मांगना चाहते। हम क्यों सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते? मैं अपने बच्चों को ऐसा मुल्क नहीं देना चाहता। मुल्क में मसला है, सिस्टम में मसला है, या प्राइम मिनिस्टर में मसला है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि आपके हमेशा ही मुझे इंट्रो बड़े पसंद होते हैं, लेकिन आज जो आपने बातें की हैं, काश मेरी दुआ है कि 10 साल बाद हम ये ना कर रहे हों, हम किसी और चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हों। और डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं जिन्होंने कहा था कि 2075 में हमारे हालात बदल जाएंगे। मैं दस्त बदस्त डॉक्टर साहब से अपील करता हूं कि मुझे यकीन दिला दें कि 2075 में हमारे हालात बदल जाएंगे तो मैं इस मुल्क का सबसे पुरुमीद इंसान हूँगा। मुझे नहीं लगता कि 2075 में भी हमारे हालात बदलेंगे, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। अब आपने कहा कि हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास सहरा है, हमारे पास रेगिस्तान है, हमारे पास समंदर है, हमारे पास शहर हैं, हमारे पास गांव हैं, हम ज़री मुल्क हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास दरख्त हैं, हमारे पास 1600 किलोमीटर 1100 से 1600 किलोमीटर की समंदरी पट्टी है, हमारे पास रेकोडेक्ट है, हमारे पास सैंडेक है, हम एटवी कुव्वत है, हमारे पास दुनिया की 5वीं बड़ी या 6ठी बड़ी फ़ौज है। लेकिन भाईजान आप ये भी साथ साथ ये भी तो भूल रहे हैं ना कि हमारे पास आबादी बम है। हर 5 सेकंड बाद एक बच्चा पैदा हो रहा है। 4 करोड़ से हम चले थे, 24 करोड़ एक्चुअल हो गई है, हम वहाँ पहुँच गए। दुनिया का 6ठे से हम 5वें मुल्क पे आ गए। हमारे पास बेपैंदे की मईशत है, बेपैंदे का बर्तन आप देखें जिसका नीचे थल्ला कोई नहीं होता, ऊपर से जितना डालते जाएंगे वो नीचे से बहता जाएगा। हमारे पास कर्जे हैं, यानी हमने जो अभी पैदा नहीं हुआ उनका एडवांस पकड़ लिया है। हमारे पास सफ़ेद हाथी हैं,
वो इदारे जिनको हम हर साल देते हैं हमारे पास, यानी किसी सियासतदान, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी जज साहब, किसी जनरल साहब, किसी सहाफ़ी साहब का कोई ऐसा मुझे बिजनेस दिखा दें, अगर वो बिजनेस करे तो कि उसके पास स्टील मिल हो और वो इतने अरसे से बंद हो और वो तनख्वाहें दे रहा हो, रेलवे इतने अरसे से खसारे में हो तनख्वाहें दे रहा हो, PIA इतने अरसे से खसारे में हो वो तनख्वाहें दे रहा हो। हमारे पास करप्ट हुक्मरान हैं, हमारे पास नालायक नाहिल क़यादत है, हमारे पास टैक्स चोर हैं। अक़लियत को निकाल रहा हूँ मैं, हर चीज़ में से अक़लियत, अच्छे लोग भी हैं। हमारे पास टैक्स चोर हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारे पास बददियानत अक़लियत को निकाल कर कौम है 2 नंबर, ज़ख़ीरा अंदोज़, अंतड़ियों का घी बनाने वाले, और जिनसे कब्रों में औरतें भी महफूज नहीं हैं, वो छोड़ दी, लंबी बात हो जाएगी। हमारे पास जाली जमहूरियत है, हमारे पास मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस है, हमारे पास करप्शन है, हमारे पास कशकोल है अल्लाह के फजल से जिसका साइज बड़ा होता जा रहा है, हमारे पास बदबूदार निज़ाम है, हमारे पास 5 तरह के तलीमी निज़ाम है, हमारे पास 140 मुल्कों में से 128 नंबर का इंसाफ है यानी अदलिया है, हमारे पास सरे महल एवन फील्ड हैं, हमारे पास दुबई लीक्स हैं, हमारे पास स्विस लीक्स हैं, हमारे पास पनामा लीक्स हैं, हमारे पास पेंडोरा लीक्स हैं, हमारे पास बदनीयती है, हमारे पास महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, हमारे पास कुदरती आफात, हर साल $2 अरब का नुकसान कुदरती आफत, और ये ज़री मुल्क है जिसके 10 से $12 अरब की हम बाहर से चीज़ें, दालें, पता नहीं क्या क्या, गंदम, चीनी, चावल, और हमारे पास सबसे बड़ी एक मजबूरी है, और उस मजबूरी का नाम है 5% तबका अशराफिया। उस मजबूरी का नाम है ये 5% जो मुसल्लत हुए हैं। ये सैलाब से बड़ी आफत हैं जो हम 75 साल से हम पर मुसल्लत हैं। लियाकत अली खान के बाद इन वडेरों ने, इन जगीरदारों ने, इन सरमायादारों ने बर्बाद करके रख दिया। हमारे पास बुझी उम्मीदें हैं, हमारे पास आगे टनल है जिसमें तारीकी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है भाईजान। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है, क्यों नहीं है? ये इन 5% की वजह से। आप, वो एक बाबा था एवन फील्ड में जो रहता था, जो हमें बताता था कि इमरान खान ने बर्बाद कर दिया मुल्क। आज वो बाबा किधर है? उस एक बाबे का नायब था जिसका नाम इसहाक डार था, जो मफरूर था, लेकिन फिर भी मेरे टीवी चैनल उनको बुलाते थे और इंटरव्यू करते थे और वो मईशत के हल बताते थे। आज वो किधर गए हैं? हमारे पास ये नाअहल और तजर्बाकार और लायक सारी जमातें इकट्ठी हैं। अल्लाह का शान देखिए, तमाम जमातें इकट्ठी हैं सिवाय इमरान खान के। इन तमाम जमातों ने ये 5 महीने में जो इनकी कारकर्दगी है, मुल्क की तारीख की डिजास्टर। आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम भिखारी हैं, मेरा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हम कशकोल वाले हैं। तो मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमें पहुंचाया किसने है? 40 साल आपने हुक्मरानी की है। राजा रंजीत सिंह के बाद पंजाब पर सबसे ज्यादा हुक्मरानी आपकी। आपके साथ जरदारी साहब बैठे हुए हैं जो जिनकी 4 मरतबा वो भुगता चुके हैं, मरकज में 4 मरतबा वो भुगता चुके हैं। 6000 अरब का कर्जा छोड़ के गया था मुशर्रफ, उसके बाद कहां आ गया? इमरान खान का हिस्सा उसमें डालें, आपने कहां पैसे कर दिए? कहां चले जाते हैं ये हमारे पैसे? आपके कारोबार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आपकी 7 नस्लें क्यों सवर गई? आपके इवन फील्ड क्यों बन गए? तो हमारा तो रुल गए हैं ना हम। देखिए, एक आखिरी बात, एक छोटा सा दुबई, आखिरी बात, एक छोटा सा, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस बड़ी साहब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आता हूँ उस तरफ आता हूँ। तफसील से आज आप दोनों ही हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पर हम एक मुफस्सल और जामे गुफ्तगू करें। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के ओपनिंग रिमार्क्स ले लें हम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान 1947 में मिल गया हमें, किस जगह पे मईशत खड़ी थी, किस जगह पर जा सकती थी, और फिर दोबारा हम किस जगह पर खड़े? योर कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका। पहले आपने एक मुहिब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से और बाद में हमारे आपके दूसरे मेहमान ने बड़ी बसीरत अफरोज़ बातें की हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये बताएं कि जिस वक्त पाकिस्तान बना तो इस वक्त हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे और हमारी GDP न होने की बराबर थी। हमारे बैंकों के डिपॉजिट सिर्फ 1 अरब रुपए के थे, लेकिन कितना ज़बरदस्त एक्सपेंशन हुआ। टेक्सटाइल मिल्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जौहरी क़ुव्वत बना, और बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हैं यकीनन। लेकिन अगर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं, जिसका इरशाद भट्टी साहब भी जिक्र कर रहे थे, अगर उनसे इस्तिफ़ादा दानिशमंदाना किया जाता तो मेरी रिसर्च के मुताबिक आज हमारी GDP जो है वो $400 अरब नहीं होती, बल्कि $1500 अरब होती, जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, इंसानी और मादी वसाइल।
हमारी एक्सपोर्ट कम से कम 150 अरब डॉलर होती, 32 अरब डॉलर ना होती, वो भी झूठी मोटी। तो एक तो बिल्कुल ये मैंने आपको फिगर्स बता दी। दूसरा ये था कि जो आपने भी मुझे कोट किया था, मैंने ये कहा था कि 2075 तक भी हालात नहीं बदलेंगे, वही आपने भी फरमाया था, वो मैं दोबारा कह रहा हूँ। लेकिन तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा मसला है एक तो इंटेलेक्चुअल करप्शन और एक फाइनेंशियल करप्शन, एक एलीट की इकनॉमी, एक बैरूनी एक एलीट और उनका आपस में गठजोड़। ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें हैं और आदाद व शुमार जो हैं इसको बिल्कुल कंफर्म करते हैं। अगर करप्शन, बदउनवानी, टैक्स की चोरी, शाहाना अखराजात, इन सब को आप देखें तो हमारा जो नुकसान हो रहा है वो है 9,200 अरब रुपया सालाना, यानी 25 अरब रुपया, 9,200 अरब रुपया सालाना और 25 अरब रुपया रोज़ाना, ये हमारा नुकसान है। इंटेलेक्चुअल करप्शन इसके ज़्यादा है, लेकिन उसको कोई दुनिया में क्वान्टिफाई नहीं कर सकता। टैक्सों की वसूली हमारी 6,500 अरब रुपया कम है सालाना, उसमें कुछ मराहत हैं, कुछ की टैक्स की चोरी है, कुछ दस्तावेजी नहीं होना, और तमाम हुकूमतें चाहे फौजी हों या तीनों पार्टियों की हों इस बात को यकीनी बनाती हैं कि मईशत को दस्तावेजी ना बनाया जाए और एमनेस्टी दी जाए। हमारे पिछले जो इमरान खान साहब ने 1.5% पर एमनेस्टी दी और भारत ने 45% पर दी, यही बुनियादी फ़र्क है। फिर हम 22 दफ़े IMF के पास जा चुके हैं। 1958 में गए थे पहली मरतबा, अयूब खान से पहले हम IMF में नहीं गए थे, उन्होंने हमें फंसाया था। फिर उसके बाद केयर टेकर्स आते रहे, हर हुकूमत ने सिवाय ज़ियाउल हक के, चूँकि उनको पैसा मिल रहा था किसी और वजह से, सब IMF के पास जाते रहे हैं। नंबर एक तो ये बुनियादी बात हो गई। तो वन ऑफ द टैक्स GDP रेशो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। 95-96 में थी ये 14.4%, आज 10% है, और 4% का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ज़बरदस्त कमी हुई। हेल्थ GDP एक्सपेंडिचर वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, अफ्रीका के मुकाबले में भी। तालीम GDP वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। शाहाना अखराजात GDP वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। रेमिटेंसेस GDP वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो जाली हैं, और एक्सपोर्ट GDP वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जब पाकिस्तान बना तो 3 रुपये 30 पैसे का डॉलर था। ये बढ़ते बढ़ते जब इमरान खान साहब आए तो वो 124 रुपये का था, जब वो छोड़ के गए तो 182 का था, और उसके बाद जिस वक्त वो हमारा IMF की किस्त मिली वो 218 का था। और किस्त मिलने के बाद हमारे वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म कहा करते थे कि जनाब वो जब किस्त मिल जाएगी तो हमारा रुपया कंट्रोल हो जाएगा। वो 2 हफ्ते में 2018 से 240 पर आज है, लेकिन 238 पर है, लेकिन मार्केट में डॉलर नहीं है। और डॉलर का जो मेरे मुल्क में रेट है, जो डॉलर का रेट कराची में, जो पेशावर में और क्वेटा में, उसमें ज़मीन आसमान। मुझे जी आप कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन मुझे फिक्स फॉर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आप यहीं से गुफ्तगू कंटिन्यू कीजिए। वेलकम बैक टू आवाज़। डॉक्टर साहब अपना तजिया दे रहे थे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि 1947 में हम शुरू कहाँ से हुए थे और कहाँ जा सकते थे, लेकिन खड़े कहाँ पे। और मैं डॉक्टर साहब को कहा था कि डॉक्टर साहब आप ही कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं आप ही के पास वापस आऊँगा, क्योंकि आपसे हमने कॉम्प्रीहेंसिव डिस्कशन करनी है कि क्या किस तरह से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक कॉमेंट भट्टी साहब का लेना चाह रहा हूँ बीच में, क्योंकि मैं चाहता हूँ इकॉनमी और पॉलिटिक्स दोनों पर हम साथ साथ बात करें। और ये शहबाज शरीफ का जो शॉर्ट मैंने सुनवाया था इंट्रो में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मजबूरी है, हम मांगने नहीं आए, ये जरा एक दफा दोबारा चलाइए। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। बड़ी साहब ये बताइएगा कि जब शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि आपने 75 साल हमारा साथ दिया है, कुछ अर्सा और अगर आप हमारा साथ दे दें तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। डू यू रियली थिंक कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह चीज़ें काम करती हैं? मतलब कि वी टॉकिंग अबाउट डिप्लोमेसी बिटवीन 2 सॉवरेन स्टेट्स, हम बात करें बायलैटरल रिलेशंस की, और डिप्लोमेसी में तो बड़ा एक बैलेंस होता है और बड़े तरीके से आप चलते हैं। और मिसाल के तौर पे मैंने जैसे हम ये जितने मैं बातें गिनवा रहा था, जितनी आप बातें गिनवा रहे थे कि अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ इस मुल्क को, वी हैव सो मच टू ट्रेड विद दीज कंट्रीज, बहुत कुछ हम ऑफर कर सकते हैं
कुछ गिव एंड टेक होता है, कुछ रेसिप्रोसिटी होती है। और अगर हम इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ले आए, मुल्क को छोड़ के आपस में भी लोग होते हैं ना बड़ी साहब, अब हमें भी 20-20 साल हो गए हैं प्रैक्टिकल लाइफ्स में आए हुए, तो अच्छे बुरे वक्त सब पे आ जाते हैं। लेकिन आप देयर इज अ सर्टेन वे यू मैनेज थिंग्स, यू डील विद द क्राइसिस। आप जाके भाई लोगों के सामने ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ दे तो मैं पैरों, भाई कोई आपका साथ क्यों देगा, क्यों देगा? हर किसी के अपने नेशनल इंटरेस्ट है, अपनी इकोनॉमी है, अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने। अब सऊदी अरेबिया हमारा बिरादर मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें बड़ी इज्जत भी है, एहतराम भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में है उसके मुकाबले में पाकिस्तान में तो पीनट्स है। हालांकि हिंदुस्तान तो सऊदी अरेबिया का बिरादर मुल्क नहीं है, वहां पे तो मोदी की सरकार है। तो ये नेशनल इंटरेस्ट सामने रखते हुए डिप्लोमेसी के साथ बायलैटरल रिलेशंस को खास तरीके से चलाना पड़ता है। तो जब शहबाज साहब ने ये कहा, जो कि वो खुद कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, उन्होंने ही इंकशाफ किया, तो आपको लगता है कि ये विजन की कोई कमी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज डिस्टॉर्ट हो सकता है या हुआ है? और क्या इस तरह से इस अप्रोच के साथ हम प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? भाईजान, पहली बात तो ये माजरत के साथ मुझे बात कंप्लीट मैं करूंगा तो फिर उस वक्त मैं बताऊंगा माजरत के साथ कि हम ना कोई आज़ाद मुल्क हैं, ना कोई खुद मुख्तार मुल्क हैं, ना हम इस झंडे के साए तले एक हैं। लिहाजा ये अब लॉलीपॉप देना इस कौम को बंद कर दें, और ये ऐसा नहीं है जो ये हमारी क़यादत हमें लॉलीपॉप देती है। भट्टी साहब, नंबर ना आज़ादी होती है कि जिसमें आप न्यूक्लियर पावर है, आपकी छठी बड़ी फौज है, आपकी दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है? अब आप अपनी हरकतों की वजह से लोगों पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर आप कहें हम आजाद ही नहीं है। अंग्रेज चला गया सर 75 साल पहले, हैं हम आजाद, लेकिन हम गुलामी का तौक अपने गले में सजाए बैठे हैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। नहीं भाईजान, वही मैंने आपको कहा था ना, बात कंप्लीट होने दीजिएगा। बात यह है कि आज़ाद कौमें कौन सी होती हैं, खुद मुख्तार कौमें कौन सी होती हैं? खुद मुख्तार कौमें वो होती हैं, आज़ाद कौमें वो होती हैं जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने। भाईजान, आपका फुल स्टॉप कामा IMF लगा रहा है, आप फैटिफ में जकड़े हुए हैं, आप IMF में जकड़े हुए हैं, आपके स्टेट बैंक में उधार के पैसे पड़े हुए हैं, आप कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। खुदा के लिए कौन सी आज़ादी है ये? किस तरह की आज़ादी है कि जिसमें कोई भी आज़ाद नहीं, कोई अच्छा अस्पताल, कोई अच्छा स्कूल, कोई अच्छा यूटिलिटी स्टोर, पता नहीं कहाँ से हम आज़ाद हैं। अच्छा, इसको मैं इस पे बाद में आता हूँ। बात बेसिकली क्या है, शहबाज शरीफ साहब से कोई पूछे कि 27 किलोमीटर की हुकूमत में 70 वजीर मशीर रखने की उनको क्या मजबूरी है? यार, सारे मिलकर इक्तदार में आ गए हो तो कोई खुदा के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानी दे दो। एक बंदा, एक वजीर, एक मशीर जिसने खड़े होकर कहा यार हम तो पहले ही डूबे हुए, मुझे ना बनाएं, इस वक्त मेरा मुल्क मेरे बोझ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अच्छा, जब विजन नहीं था, जब रोड मैप नहीं था, जब मसाइल का हल नहीं था, तो इनको क्या मजबूरी थी इमरान खान को हटाने की? नैब खत्म करना था, इलेक्शन तरमीम करनी थी, नवंबर की तकर्री थी ना। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तो कहीं नहीं थी, मईशत तो कहीं नहीं थी। फिर सर इनको शर्म आनी चाहिए, इन सारों को शर्म, मर जाना चाहिए डूब के इस सैलाब वाले पानी में। सऊदी अरब के पैसे हमारे स्टेट बैंक में हैं तो वो आर्मी चीफ की वजह से हैं। UAE ने पैसे रखवाए हैं तो वो आर्मी चीफ की वजह से है। चीन सर आर्मी चीफ भी हमारा ही है। क्या कह सकते हैं? नहीं है हमारा सर, लेकिन ये काम नहीं। बात सुन लीजिएगा, आर्मी चीफ हमारा है, आर्मी चीफ हमारा है, मगर आर्मी का पूरी दुनिया में ये काम नहीं है कि पांव पड़ जाओ कि हमें पैसे दो। चीन के मुंह लगाया है तो वो आर्मी चीफ की वजह से सर। और आगे सुने, सारा कुछ मान लिया, नारा लई आर्मी, कराची के नाले आर्मी, फेंस आर्मी, कारके का मसला आर्मी हल करे, रेकोडेक पे आर्मी करे। बलोच 8,000 रुपए ले रही है ये प्राइवेट कश्ती जो सैलाब से निकालने वाली सिंध में और बलोचिस्तान में जो सड़क किनारे पर, और इनकी कश्तियां फौज की वैसे चल रही हैं। जब आपके इदारे, आपकी मैनेजमेंट, आपके इदारे 70 वजीर मशीर, 27 किलोमीटर की हुकूमत, एक इमरान खान, सुबह इमरान, दोपहर इमरान, शाम इमरान, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? कहाँ की आजादी, कहाँ की खुद मुख्तारी? आपके अपनी जदादें उधर पड़ी हुई हैं।
ठीक हो गया भट्टी साहब, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि ये जो शहबाज साहब के हवाले से जो सवाल मैंने भट्टी साहब से किया था कि कोई डिप्लोमेसी में देयर सर्टन पॉलिसीज जिसके मुताबिक आप आगे चलते हैं, अगर आपने किसी से कुछ लेना भी है तो आपने एक ख़ास तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत उसको टारगेट करना है, और कोई रेसिप्रोसिटी होती है। कोई एवं बिला वजह आप जाके किसी को कहेंगे यार हमारी मदद करो और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सबके अपने नेशनल इंटरेस्ट है। अब अगर शहबाज साहब इसको इस तरीके से देख रहे हैं तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है, और मैं चाहता हूँ इस पर आप अपनी सियासी राय भी दें, हम आपसे मईशत के हवाले से तो पूछते रहते हैं। शहबाज साहब जब इस तरह बात करते हैं तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं पंजाब में। हमने शहबाज शरीफ को देखा है कि वो अर्बन फ्लडिंग में लॉन्ग बूट्स पहन के भी जाते रहे। हमने शहबाज शरीफ को देखा है कि वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के फ्लड ज़दा इलाकों में भी जाते रहे। लाहौर में पंजाब में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं, टाइमली किए हैं, BRT पेशावर की तरह नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप का फुकदान हमें नजर आता है, विजन का फुकदान। ऑन दी अदर साइड अगर हम इमरान खान को देखें तो हमें लीडरशिप या विजन वाली बातें नजर आती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में वो ट्रांसलेट नहीं हो सकी 3.5 पौने 4 साल में जिस तरह से खान साहब कहते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऊपर एक लीडर बैठा हो तो क्या उसके लिए वो मॉडल ज़्यादा वर्केबल है कि वो नीचे एडमिनिस्ट्रेटर्स की एक अच्छी टीम भर्ती कर ले तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं, या फिर शहबाज शरीफ की तरह का एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर बैठा हो तो उसको विजन के लिए जो है सप्लीमेंट किया जाए तो मुल्क के हालात बदल सकते हैं? आपको कौन से मॉडल में लगता है कि बेहतर हो सकते हैं मुल्क के हालात? मोहतरम बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों मॉडल से नहीं होगा, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर का भी एक ही वोट है। जब आपने वोट दिया नेशनल असेंबली में इलेक्टेबल्स को, जो माजी में हुकूमतों में रहे, जिन्होंने कर्जी माफ़ कराए, जिन्होंने टैक्स चोरी की, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, मगर चूँकि वो इलेक्टेबल्स थे आपने उनको टिकट दिया, उनको इलेक्ट कराया, उनको काबीना में शामिल कराया, तो वोट तो उनका भी एक ही है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी। तो चाहे इमरान खान साहब हों, उन्होंने भी इलेक्टेबल्स को भी वोट दिए, वही लोग थे जो पीपल्स पार्टी में रहे थे, फौजी हुकूमतों में रहे थे, वही बाकी दो पार्टियों ने किए। मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। हाँ तो पॉलिसी की बात करूँ, पॉलिसी तो जी मैं वही अर्ज कर रहा था, पॉलिसी आप नहीं बना सकते हैं। मसला आप ये कहेंगे मैं टैक्स की चोरी रोकूंगा, वो लोग खड़े हो जाएंगे आप क्या बात कर रहे हैं, आपने तो कमा लिया, अब मेरा वक्त आ गया। नहीं हो सकता है, फॉर गॉड सेक नहीं हो सकता। आपने टैक्सों की पॉलिसी बनाई, तवानाई की पॉलिसी बनानी है, कर्जों की पॉलिसी बनानी है, मईशत को दस्तावेजी बनाना है, तालीमी पॉलिसी बनानी है, वो तैयार नहीं होंगे। मशराफिया का एक गठजोड़ है, जब तक आपके इलेक्टेबल्स वो लोग नहीं होंगे जिसका कोई क्राइटेरिया हो, और वो हुकूमत में वही लोग आएंगे जो माजी में रहे थे, तो ये नहीं हो सकता कि जरदारी साहब के साथ वो करप्ट था और आज वो आया वजीर बन गया तो वो फरिश्ता बन गया, ऐसे हो नहीं सकता है। मेरा अपना ख्याल ये था कि अगर इसको प्रैक्टिकली आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं 5-6 चीज़ें आपको बताता हूँ। अगर कौम और हुकूमत उसमें इन्वेस्टिगेट कर लें तो सारी खराबियाँ खुल के सामने आ जाएंगी। पहले तो ये है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जिस तरह गिराई गई है, और ये आज नहीं गिराई गई, पहली दफ़ा नहीं गिराई गई, ये बहुत अरसे से गिराई गई है। और मैं तो आपको रिकॉर्ड में बता सकता हूँ कि शौकत तरीन साहब जब पहले वजीर ख़जाना थे, उन्होंने टीवी के ऊपर एयरपोर्ट पे 2 मरतबा कहा, तमाम चैनल्स ने कैमरे ने कवर किया कि बैंकों ने सट्टेबाजी की है, बैंकों ने ये किया है, तमाम चैनल्स ने कवर कर लिया वीडियो पर। 3 दिन के बाद उन्होंने कह दिया कि मैंने नहीं किया और सारा एक्शन क्लोज हो गया। 3-4 मरतबा इल्ज़ाम लगा है बैंकों पर, इस मरतबा भी सबूत मौजूद है, बैंकों ने एक्सचेंज कंपनीज ने किए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उन्हें एक्सचेंज कंपनीज पर हाथ डाले, और इसलिए कि बहुत सौ का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ रुपए की कदर। दूसरे सो कॉल्ड रेमिटेंसेस, ये जो 105 अरब डॉलर की 4 साल में रेमिटेंसेस आ गई, सारा पता तो कर लें उससे टैक्सों का कितना नुकसान हुआ और कितना पैसा वापस चला गया। इससे बड़ा खसारे का सौदा कोई नहीं है। और तीसरा ये कि जो कर्जों में इजाफा हुआ है 2008 के बाद से, तो इरशाद भट्टी साहब ने ज़रूर बात की कर्जों की, मगर मैं उनको ये बताऊं कि हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, रिफाइनरीज वो सारी बेची थी मुशर्रफ साहब ने, उसकी वजह से डॉलर में आपको पैसे मिले तो कर्जे नहीं बढ़े थे। ये भी सामने रख लें, वरना उनके दौर में भी बढ़े। दूसरे ये स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में खामोशी से लिखता है, मैं आपको बता दूं, मुशर्रफ के दौर में बरामदात में इजाफा हुआ 8,500 मिलियन डॉलर्स का, यानी 8.5 अरब डॉलर का। स्टेट बैंक ये कहता है बाद में कि 5.5 अरब डॉलर उसमें जाली बरामदात थे। तो अगर इस तरह करके 6,000 अरब रुपए का आपने लोगों को कंसेशन दे दिए, जाली बरामदात कर ली, रिजर्व्स बढ़ा लिए, इस तरह मुल्क नहीं चला करते हैं। ये बिल्कुल मैंने मोटा मोटा आपको हिसाब बता दिया। कर्जों का अगर आप देखें तो अपने इमरान खान साहब के दौर में 29,000 से 60,000 अरब रुपए हो गए। तो 29,000 तो मेरे कर्जे जो हैं वो 1947 से 2018 तक बढ़े थे। उन्होंने 2018 से 2022 तक
30,000 अरब रुपया बढ़ा दिए, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। और इसमें रुपए की कदर की अगर आप बात करें तो साहब 95 बिलियन डॉलर के बैरूनी कर्जे भी बढ़े हैं, जबकि कोई प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा जो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट हुआ है। और एक सो कॉल्ड निजकारी, जिस तरह कौमी असासे गैर मुल्कियों को और मुल्कियों को बेचे गए हैं, एक बैंक बेचा गया जिसमें कि 1 रुपया उस आदमी ने नहीं दिया और वो बैंक का मालिक बन गया। तो निजकारी को देख लें। और सो कॉल्ड एमनेस्टी जब आप देते रहे हैं तो आप कहते हैं कि एमनेस्टी का मतलब ये है कि वो ईमानदारी से टैक्स देने वालों पर चमाटा। हर हुकूमत ने उसको एमनेस्टी दी, उनके नाम खुफिया रखे ताकि वो बाद में हुकूमत में भी आ जाए, इसकी भी इन्वेस्टिगेट कर लें। और एमनेस्टी में ये कहा गया कि कौमी दौलत लूटी हुई बाहर रख दें। हमारी आला अदलिया को इख्तियार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) पे एक्शन लेके अदलिया ने उसकी तौसीक कर दी। तो सियासी हुकूमतों की, फौजी हुकूमतों की तौसीक से कतई नज़र जिस तरह से उन्होंने प्लंडर्स को हेल्प किया है 184(3) के तहत, ये बड़ा अजीब चीज़ लगती है। एक सर्कुलर निकाला गया 29 जो है इशरत साहब के दौर में, वो इसलिए निकाला गया था कि हुकूमत नहीं बन रही थी तो लोगों को कर्जे माफ़ करने थे। वो 2016 में सीओ नोटिस लिया, मैंने स्टेट में चीफ जस्टिस को खत लिखा। 2007 से अब तक उसका फैसला ही नहीं आया और ना आएगा, हालांकि 5 मिनट का ये काम था। तो अदलिया का भी ये किरदार है। और एक स्टेट बैंक, ये जो 6 चीज़ें मैंने आप बताई हैं, अगर इसमें आप इन्वेस्टिगेट कर लें तो सारी खराबियां हमारी शराफिया का गठजोड़, मईशत की तबाही, करप्शन, टैक्सों की चोरी, तालीम का बजट कम होना, सेहत का बजट कम होना और असासे गैर मुल्कियों को बेचना। और मैं अगर आप हुक्मरानों की शहबाज शरीफ का, चूँकि आपने क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आपको बता दूं जब जौहरी धमाके हुए तो नवाज शरीफ साहब के अल्फाज थे कि कुदरत ने हमें एक हसीन मौका दे दिया है, हमारे रास्ते बंद कर दिए हैं कि हम बैरूनी दुनिया से भीख मांगें, अब हम खुद इंसारी के जरिए इस मुल्क को आगे ले जाके दिखाएंगे। उसके बाद उसी तेज रफ्तारी से उन्होंने भी कर्जे लिए, उनके आने वाले बाद हुकूमतों ने भी लिए, और शहबाज शरीफ ने भी पहला काम यही किया है कि कर्जों की तारीख में भी तोसी उन्होंने करा दी और कर्जों के हजम में भी करा दी। तो ये एक ऐसा गठजोड़ है, यानी लस्ट फॉर मनी एंड लस्ट फॉर पावर का गठजोड़ है। और बैरूनी अशराफिया को उनकी मदद सियासत में लेने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए, अगर आपको ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। भट्टी साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है, 6 निकात दिए और इन्होंने कहा कि ये गठजोड़ है अशराफिया का सियासतदानों के साथ गठजोड़। बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो बहुत बड़े सरमायादार हैं, बहुत बड़े सरमायादार जो हैं उनके सियासतदानों से ताल्लुकात हैं, अगर वो ख़ुद सियासतदान नहीं है। और ये मामला इसी तरह से आगे। और मैं देख रहा था कि इमरान खान साहब जब आए थे वो कहते थे रियासत मदीना, तब्दीली, नया पाकिस्तान, 2 नहीं 1 पाकिस्तान। तो कुछ लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया और वो बड़े सरमायादार भी थे। मिसाल के तौर पे खुसरो बख्तियार साहब, उनका पहले पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनको मिलाया साथ। आज मुझे खुसरो बख्तियार कहीं नज़र नहीं आते। जब से इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीक़े अदम एतमाद कामयाब हुई और वो मुश्किल में है, सड़कों पर हैं, जलसे कर रहे हैं, मुझे कहीं नहीं नज़र आते खुसरो बख्तियार साहब। अच्छा, ये जो कर्ज़ों की बात हो रही थी, आपने भी की, डॉक्टर साहब ने भी की। पीटीआई की गवर्नमेंट ने रवा माली साल में जब तक उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने 478 अरब रुपए हर महीने कर्जा लिया है, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट ने तकरीबन 1800 अरब रुपए हर महीने कर्जा लिया जब से ये लोग आए। जब से ये लोग आए इन्होंने 1800 अरब रुपए हर महीने कर्जा लिया। पीटीआई वाले 478 अरब रुपए रवा माली साल में हर महीने कर्जा ले रहे थे। ये जो गठजोड़ की बात डॉक्टर साहब कह रहे थे वो अपनी जगह पर है। मुझे याद पड़ता है अब, क्योंकि हम इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं 2004 तक पीआईए मुनाफे में था भट्टी साहब। तकरीबन कोई पीआईए का जो मुनाफा था वो 2300 मिलियन के करीब था 2004 में। स्टील मिल 2007 तक मुनाफे में थी, 20 अरब रुपए मुनाफा था। आज किधर खड़ी? आज मिफ्ता इस्माइल बोलते हैं 1 रुपया स्टील मिल ले लो, पीआईए ले लो। तकलीफ होती है सुन के, यार हमारे इदारे हैं, कौमी इदारे हैं। पीआईए वो जिसने एमिरेट्स को खड़ा किया, ट्रेन किया, 60s की एयरलाइन, कमाल एयरलाइन, और 2004 तक 2300 मिलियन प्रॉफिट में। आज आप कहते हैं 1 रुपए में बेचता हूं यार। स्टील मिल जो कि 20 अरब रुपए प्रॉफिट तक थी 2007 में, एक डिक्टेटर के दौर में, जिसको आप बुरा कहते हैं, आज आप कहते हैं 1 रुपए में बेचता हूं। ये आपकी मैनेजमेंट है, ये आपकी पॉलिसी है, ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपका विजन है। भट्टी साहब, पहली बात तो ये भाईजान के आपने वो कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे मैनेजर हैं। वो लॉन्ग बूट और मलेशिया का सूट पहनकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पानी में उतर जाया करते थे, गंदे पानी में खड़े हो जाया करते थे।
आपने अगर इससे मसले का हल निकलता तो आज हम अल्लाह के फजल करम से अगर इन टोपी ड्रामों, इन नाटकों और नाटक और इस सारे धंधे से अगर निकलता तो आज हम बहुत बातों से होता ना, बातों और ड्रामों से, तो आज हम दुनिया की अमीर तरीन कौम होते और ख़ुद मुख्तार तरीन कौम होते। 2000 आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2005 का जल्जला आया था, इतनी इमदाद आई पता नहीं कहाँ गई, और उसके बाद अल्लाह के फजल से अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुए। 2010 का सैलाब आया और आज 12 साल बाद 2022 का सैलाब आया है, पहले से ज़्यादा तबाही है। इन ड्रामा और इन अजाब जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इन अजाब लोगों की वजह से कि इन्होंने छोटे चिट्टा डैम नहीं बनाना, काला डैम बाग नहीं बनाना, पीला डैम नहीं बनाना, नीला डैम नहीं बनाना, हम डूब जाएंगे। आप डूबे पड़े हैं। बिलावल कल तक कहते थे सिंध का पानी चोरी हो गया, आप संभाल लो पानी सिंध का। और भाई जिस सूबे को 6 महीने ताकत का सरचश्मा आवाम है, हमारी किताबों में लिखा है, हमारी आइन में लिखा है, ये चश्मा एक तो सूख गया, दूसरा इस चश्मा 6 महीने ये दुआएं मांगता है खुश्क साली से खत्म होने की, अगले 6 महीने डबुकियां मारता है इन जालिमों की वजह से। अच्छा, फिर दूसरा बात है कि इनके पास विजन क्या है, रोड मैप, नीयत है, नीयत कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा भिखारी हैं, मैं दोस्तों के पास जाता हूं, मान लिया, सारा कुछ मान लिया। आपके पास रोड मैप क्या है, विजन क्या है, कोई है ऐसा आपके पास तरीका? आपने वो 7 बयान करें कि मैं कर्जे उतारने का मेरे पास ये हल है, सफ़ेद हाथियों यानी इन खसारा में इदारों से इदारा जाती खसारे से जान छुड़ाने का ये हल है। यानी 70 में भुट्टो साहब ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान। आज लड़काना जो पानी में डूबा हुआ है, गटर जड्डा है, हेड जड्डा है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान है। वो कब भी कर्जे उतारो और मुल्क संवारो और मुल्क एशियन टाइगर बनाना था नवाज शरीफ साहब ने, उनका अपना हल्का देख लें कि वहाँ एशियन टाइगर रहते हैं। और तब्दीली जो आनी थी, तब्दीली आई नहीं, आ गई है। मियाँ वाली का हल्का इमरान खान का देखें, वहाँ कोई तब्दीली आई है? यानी ये जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं। पता नहीं इन्होंने मरना है, कब हिसाब देना है कि नहीं दे, कोई विल, कोई विजन, कोई रोड मैप, सिफर। फिर दूसरी जो मैं हैरान होता हूँ कि भाईजान इनका अपने कारोबार क्यों तरक्की कर रहे हैं। ये कोई सिनेमा की टिकट बेचता था, कोई छोटी सी एक 10 मरले की फाउंड्री थी उससे आया था, कोई बैंक में मुंशी था, कोई किसी का मोटरसाइकिल पे फिर रहा होता था। आज इनके दुबई, हिंद सिंध में प्लाजे हैं, इनकी जायदादें हैं, इनके पूरे यानी ये इन चेकअप दुबई में, डॉक्टर लंदन में, बच्चे अमेरिका में। ये कहाँ से आया इनके पास पैसा और हमारे पास क्यों नहीं? हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? यानी इसी मुल्क में इसी 75 सालों में अगर चंद खानदान तरक्की कर गए हैं, अगर खुसरो बख्तियार तरक्की कर गए हैं, अगर नदीम बाबर तरक्की कर गए हैं, अगर जफर मिर्जा तरक्की कर गए हैं, अगर ये सारे ये जो हाउस ऑफ शरीफ जरदारीज ये कर गए हैं, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे तरक्की? क्योंकि हम तरजीह में नहीं है भाईजान। और आखिरी बात, एक बात करना चाहता हूं कि इस कौम की बदकिस्मती देखिए, खत्म हो गया। आला हजरत शर्जील मेमन सैलाब की जो है वो इंचार्ज, जल्दी नशिस्त करेंगे, जल्दी नशिस्त करेंगे आपके साथ भी, डॉक्टर साहब के साथ भी। और मैं चाहता हूँ इस तरह की डिस्कशंस हम ज़्यादा करें बजाय इसके कि हम नॉन इश्यूज़ पर बात करें ज़्यादा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतना आपको बताता चलूँ कि ये PDM की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा था कि हम इसलिए आए हैं कि इमरान खान जो महंगाई का तूफ़ान लेकर आए, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ, वो ये है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी अप्रैल 2022 तक, तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की जो कीमत थी वो $97 फ़ी बैरल पे थी और पाकिस्तान में 160 रुपये फ़ी लीटर पे आपको पेट्रोल मिल रहा था। आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत $91 फ़ी बैरल है और 236 रुपये फ़ी लीटर पर एक पाकिस्तानी को तेल मिल रहा है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों ऐसा। और आखिरी चीज़, हमने ज़रा अपने गिरेबानों में भी झांकना है। और एक छोटा सा वाक़या आपको बता देता हूँ। मुझे याद है कि हम कॉलेज लाइफ में पढ़ते थे, तो एक दोस्त थे हमारे, उनके बारे में हम देखते थे माशाल्लाह बड़ी तरक्की है, कारोबार, ये वो फलाना, गाड़ियाँ, घर। वो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान, शील्ड मिल रही हैं हाकिम वक्त से उस टाइम पे। वो एक दफ़ा मुझे पता लगा उन पर नैब का कोई केस बन गया और सारी फैमिली दुबई भाग गई। वो जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो पता लगा कि वो जो एक्सपोर्ट करके अवार्ड लेते थे और ऊपर से रिबेट लेते थे कि एक्सपोर्टर्स हैं, हमें रिबेट मिल रही है, रिबेट लेते थे, पैसे मिलते थे उनको। वो असल जो उनका प्रोडक्ट था वो तो चंद कंटेनर्स में जाता था, जितने में वो उतने ही कंटेनर्स में साथ रेत की और मिट्टी की बोरियां और कूड़ा भेज देते थे रिबेट हासिल करने के लिए, और अरबपति थे। तो जब तक हमारे अंदर हम ये चीज़ें नहीं बदलेंगे, ये लालच ख़त्म नहीं होगा,
ये जोक की तरह इस मुल्क को जो चूस रहे हैं हम, बावजूद इसके कि इस मुल्क ने बहुत कुछ दे दिया हमें, हम सिस्टम हमें और चाहिए, किधर लेके जाएंगे? दिस लाइफ इज सो फ्रेजाइल एंड अनप्रेडिक्टेबल कि आपको अगले लम्हे का पता नहीं है कि आप जितना मालो मता जमा कर लें वो आप इंजॉय भी कर सकते हैं अपनी बाकी ज़िंदगी में या नहीं कर सकते। इस तरह सोचें और अगली नस्लों का सोचें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।